हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BRA एजुकेशन सेंटर। तो पॉलिटी की इस क्लास में आपका स्वागत है दोस्तों। देखिए, आज पॉलिटी में हम लिए हैं पार्लियामेंट। आज संसद से MCQ टाइप क्वेश्चन करवाएंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं पूरे कवर कराएंगे। देखिए, हम अंकित भाटी सर की जो सामान्य ज्ञान की बुक है उससे क्वेश्चन करा रहे हैं। तो बहुत ही शानदार सीरीज होने वाली है, तो वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखिएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन को मैं 2 बार रिपीट करूंगा, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए संसद से फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान ने देश की शासन प्रणाली के रूप में किस व्यवस्था को अपनाया है? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए, NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसदीय शासन प्रणाली। ऑप्शन ए संसदीय शासन प्रणाली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारतीय संविधान ने देश की शासन प्रणाली के रूप में किस व्यवस्था को अपनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसदीय शासन प्रणाली। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? बताइए, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो सदन की बात करें तो दोस्तों 2 सदन है, ठीक है। और अंग की बात करें तो अंग 3 है, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं और संसद के अंग 3 होते हैं, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी अंग में आ जाता है, लेकिन सदन 2 ही है, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है दोस्तों। तो भारतीय संसद के कितने सदन हैं ये पूछा जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो बताइए, किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा को। लोकसभा को जो है प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है और इसको लोकसभा को अस्थायी सदन भी बोला जाता है, ठीक है। राज्यसभा को स्थायी सदन बोला जाता है। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा। तो लोकसभा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? तो बताइए लोकप्रिय सदन कौन सा है? तो लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी बोला जाता है, ठीक है। लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को कहा जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? तो अभी मैं आप लोगों को बताया कि राज्यसभा को स्थायी सदन बोला जाता है और अस्थायी सदन लोकसभा को बोला जाता है, ठीक है। तो संसद का स्थायी सदन पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। तो राज्यसभा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है? बताइए कौन हिस्सा नहीं है? तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है लोकसभा, ऑप्शन सी है विधान परिषद, ऑप्शन डी है राज्यसभा। देखिए, हिस्सा या अंग जो है वो 3 होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। विधान परिषद इसका हिस्सा नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विधान परिषद, ठीक है। ये हिस्सा नहीं है, यही पूछा जा रहा था कौन हिस्सा नहीं है। देखिए, RRB NTPC 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और दोस्तों, यदि आप लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए कि उनको भी बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण क्या है? बताइए, भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण क्या है? तो पहला ऑप्शन है अधिकार का बिल शामिल है, ऑप्शन बी है कोई वंशानुगत तत्व नहीं है, ऑप्शन सी है वयस्क मताधिकार प्रदान करता है, ऑप्शन डी है एक निर्वाचित संसद के लिए प्रदान करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई वंशानुगत तत्व नहीं है, इसलिए इसको गणतांत्रिक होने का कारण है। गणतांत्रिक का मतलब ही होता है कि कोई भी जो शासन है वंशानुगत ना होकर के वोटिंग सिस्टम पर आधारित हो, ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोई वंशानुगत तत्व नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना कितने दिन की देख लेते हैं आगे, अवधि तक सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। तो बताइए कितने दिनों तक वो अगर अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है, मतलब उसकी सदस्यता निरस्त हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 60 दिन। 60 दिन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब 2 महीना तक लगातार यदि
वो बिना कोई इन्फॉर्मेशन के अनुपस्थित रहता है तो उसकी सीट जो है रिक्त घोषित कर दी जाएगी और उसका मतलब कि सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो 60 डेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब से अस्तित्व में आई? बताइए कब से संसद जो है अस्तित्व में आई, या संसद की स्थापना कब हुई थी, ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1952। 1952 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब अस्तित्व में आई, कब से अस्तित्व में आई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1952। ठीक है, 1952 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? तो बताइए कितना अंतराल होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6 माह। ऑप्शन डी जो दिया है 6 माह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 माह। ठीक है, 6 माह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एसएससी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल भी है। ठीक है, तो आप लोग सभी जानते होंगे, और जो भी जिनको भी पहली बार लग रहा है तो ध्यान रखेंगे 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं 11 क्वेश्चन नंबर। पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में कब पेश किया गया था? ये बताना है कि पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में कब पेश किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1968 में पेश किया गया था। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में कब पेश किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1968। ठीक है, 1968 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय नागरिकता प्रदान करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? बताइए भारतीय नागरिकता प्रदान करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर बताइए आप लोग कमेंट करके दोस्तों। जी हाँ, संसद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसद, पार्लियामेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय नागरिकता प्रदान करने की प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट यानी संसद। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई? बताइए किस संविधान संशोधन के तहत जो है लोकसभा की सीट 525 से बढ़ाकर 545 की गई? तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा। 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए आरआरबी जेईई 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा की सीट की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई है 31वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों कि संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को क्या कहते हैं? बताइए संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सत्रावसान। ठीक है, स्थगन कहते हैं। संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को क्या कहते हैं? तो स्थगन कहते हैं। ऑप्शन सी स्थगन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ऑप्शन डी संसद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद। संसद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है ये पूछा जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद। ठीक है, संसद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनी होगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए संसद किस आर्टिकल में रखा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो आर्टिकल 79। ठीक है, आर्टिकल 79 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो
एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, ये पूछा गया है कि संसद को किस आर्टिकल में रखा गया है, किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 79 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? बताइए, संसद को कौन भंग कर सकता है? तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है राज्यपाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। संसद को भंग करने के लिए सक्षम कौन है? तो ये राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारे महामहिम राष्ट्रपति जो होते हैं वो संसद को भंग कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? बताइए, किस संबंध में होती है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साधारण विधेयक के संबंध में। ठीक है, साधारण विधेयक, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साधारण विधेयक। साधारण विधेयक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यूपीपीसीएस 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर है, संसद में कितने सत्र होते हैं? बताइए, कितने सत्र होते हैं? बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी सत्र होते हैं, बजट सत्र होते हैं, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है, साधारण विधेयक के संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? बताइए, संयुक्त बैठक जो है कौन बुलाता है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। देखिए दोस्तों, संसद के संयुक्त बैठक जो है ये बुलाते हैं राष्ट्रपति हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता पूछे कौन करता है? तो ये लोकसभा स्पीकर करते हैं। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष जिसे कहा जाता है, तो ये करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष इस समय कौन है? ओम बिरला जी हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति महोदय दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अब देखते हैं, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। तो फर्स्ट नंबर दिया भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, सेकंड नंबर दिया भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, और थर्ड नंबर दिया है संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक पारित करने के लिए, और नंबर 4 दिया है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद है। ठीक है, तो आप देख लेते हैं कि पहला और चौथा सही है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, तो ये इनकरेक्ट है दोस्तों। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, 3-4 कह रहा है, तो ये भी इनकरेक्ट है। केवल ऑप्शन जो नंबर 4 है ये सही है। ठीक है, केवल 4th नंबर सही है, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद है। ठीक है, इसका 4th नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, केवल 4th नंबर सही है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो बताइए, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो कम से कम जो है 2 बार। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 बार। कम से कम 2 बार बैठक होना आवश्यक है। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर है 23, संसद की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। ये निम्न में से बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला नंबर है, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा किया जाता है, और ऑप्शन बी दिया है, लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों से प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी है, राज्यसभा में 12 नामित सदस्य होते हैं। ऑप्शन डी है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा किया जाता है। देखिए, राज्यसभा में सीधे जनता के द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये इसका अलग इलेक्शन प्रोसेस होता है, सीधे जनता नहीं चुनती। लोकसभा में जो है सीधे जनता चुनती है लोकसभा सदस्य को। और नंबर सी है
कि राज्यसभा में 12 नामित सदस्य होते हैं, तो 12 सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित है, तो ये भी सही है, तो इसका इनकरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा किया जाता है। सीडीएस 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? बताइए, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद। ठीक है, संसद करता है वेतन का निर्णय, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संसद। तो सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है? मतलब गणपूर्ति मतलब कोरम है। तो बताइए 1/10 है कि 1/6 है कि 1/4 है कि 1/3 है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक कोरम है 1/10। 1/10 सदस्य तो होने ही चाहिए। ठीक है, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/10। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। भारत की संसद के बारे में क्या सही नहीं है? बताइए क्या सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से संसद बनती है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से संसद बनती है, तीनों इनके अंग होते हैं। देखिए, लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, तो ये इनकरेक्ट है। ठीक है, मनोनीत होते हैं। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। और राज्यसभा के कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाते हैं, जिसे नॉमिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से संसद बनती है, और लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। देखिए, ये पहले लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत होते थे, लेकिन अब नहीं होते हैं। ठीक है, तो लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी ही सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद पार्लियामेंट मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है? बताइए, भारत की संसद पार्लियामेंट मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है? तो पहला ऑप्शन है जर्मन पार्लियामेंट, ऑप्शन बी है ब्रिटिश पार्लियामेंट, ऑप्शन सी है अमेरिकी कांग्रेस, ऑप्शन डी है फ्रेंच पार्लियामेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट पर आधारित है अपनी संसद। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संसद की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? बताइए, किसी संसद की अयोग्यता के निर्णय संबंध में निर्णय कौन करता है? तो पहला ऑप्शन है अध्यक्ष, ऑप्शन बी है अध्यक्ष या सभापति, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि किसी संसद की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है ये पूछा जाए, तो राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि से धनराशि व्यय की जा सकती है राष्ट्रपति की अनुमति या सहमति से, ऑप्शन बी है संसद की मंजूरी से, ऑप्शन सी है सीएजी की मंजूरी से, ऑप्शन डी है उपरोक्त अधिकारियों की मंजूरी से। उपरोक्त सभी अधिकारियों की मंजूरी से ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद की मंजूरी से, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद की मंजूरी से। भारत की संचित निधि की से धनराशि व्यय की जा सकती है संसद की मंजूरी से, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए प्रावधान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 108। ठीक है, आर्टिकल 108 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए प्रावधान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 108। ठीक है, आर्टिकल 108 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है होता है? बताइए, भारत में कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? तो इसका देख लेते हैं।
करेक्ट आंसर क्या होगा? पहला देखिए प्रधानमंत्री दिया है ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा संसद और ऑप्शन डी है राज्यपाल। एसएससी सीजीएल 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट। ठीक है, संसद, पार्लियामेंट यानी संसद के पास नियम बनाने का पावर होती है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों। भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? बताइए, भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है संसदीय कार्यवाही के पूर्वार्ध का समय, ऑप्शन बी है प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय, ऑप्शन सी है प्रश्नकाल के पहले का समय, ऑप्शन डी है संसदीय कार्यवाही के उत्तरार्ध का समय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय, इसे कहते हैं शून्यकाल। ठीक है, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय क्या कहते हैं? शून्यकाल कहते हैं। एसएससी सीजीएल 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है गाइस। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 है, वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं जिनमें बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है चिरकालिक संसदीय परंपरा के कारण, ऑप्शन बी है भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 तथा अनुच्छेद 110 के कारण, ऑप्शन सी है भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 के कारण, ऑप्शन डी है राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधान के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस, ये राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन प्राधिकारी 2003 के प्रावधानों के कारण। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं जिनमें बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, बताइए, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें क्या होता है? संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकारों में प्रतिनिधित्व होता है। ऑप्शन बी है सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, और सरकार, ऑप्शन सी है सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। ऑप्शन डी है सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समय, देख लेते निर्धारित समय अवधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती है। तो ये इनकरेक्ट है। तो देख लेते हैं करेक्ट क्या है। देखिए करेक्ट इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आइए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन यह है कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन नंबर। संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है, बताइए किसमें? लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के दोनों सदनों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों में। ठीक है, संसद के दोनों सदनों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपीपीसीएस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है, तो लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपीपीसीएस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 है, नागरिकता प्रदान करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो बताइए सक्षम निकाय कौन सा है? तो पहला है चुनाव आयोग, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है संसद, ऑप्शन डी है संसद और विधानसभा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल और केवल संसद। ठीक है, संसद और विधानसभा ये ऑप्शन गलत हो जाएगी, केवल संसद। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट यानी संसद।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? बताइए, विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसदीय सरकार। संसदीय सरकार ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। देखिए, विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता दी गई है? तो संसदीय सरकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? बताइए, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो इसका ऑप्शन है शून्यकाल, ऑप्शन ए शून्यकाल, ऑप्शन बी कटौती प्रस्ताव, ऑप्शन सी है स्थगन प्रस्ताव, ऑप्शन डी है मंत्रालयों की मांगों का गिलेटिन किया जाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शून्यकाल। ठीक है, शून्यकाल ये जो भारत की देन है। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 क्वेश्चन नंबर, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? बताइए, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल स्वामी अयंगर की रिपोर्ट पर। ठीक है, गोपाल स्वामी अयंगर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल स्वामी अयंगर। गोपाल स्वामी अयंगर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, और ये पार्लियामेंट टॉपिक से लास्ट का क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो क्वेश्चन ये है कि संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। बताइए, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है शून्यकाल, ऑप्शन बी है प्रश्नकाल, ऑप्शन सी है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ऑप्शन डी है स्थगन प्रस्ताव। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप सभी का कमेंट्स में आप पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी देता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। और इसी प्रकार शानदार जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, यही हमारा मोटिवेशनल मिलता है इससे। ठीक है, तो मिलते हैं इसी प्रकार शानदार जानकारी लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।